हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास से चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर दिया था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थी, ट्राइंगल में मैंने कहा था इन द एंड प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जैसे हमने पढ़े थे 5 क्राइटेरियाज आर देयर फॉर टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो उन सारे कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ भी है, वो मैंने कहा था जनरली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करना रह गया था, तुम में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो उसको अभी आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे अपना क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आर देयर फॉर ट्राइंगल। अब उसका अगर प्रूफ करना है तो वन इज प्रैक्टिकल प्रूफ। प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि जैसे तुम कार्डबोर्ड ले लो, उस ऐसे उन कार्डबोर्ड्स को ऐसे कट करो ट्राइंगल्स की शेप में कि उन दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, तो तुम अपने आप देखोगे कि कार्डबोर्ड ले लिया, पेपर ले लिया और दो ट्राइंगल इस तरीके से कट किए कि उनकी तीनों साइड्स आपस से इक्वल है, तो तुम देखोगे उनके रिमेनिंग 3 एंगल्स अपने आप इक्वल आ रहे हैं। या दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हैं, और तो तुम देखोगे अगर ऐसे दो ट्राइंगल तुम पेपर कट करके बनाते हो या कार्डबोर्ड्स की हेल्प से जिनकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो तुम देखोगे उनके रिमेनिंग तीनों पार्ट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एस यानी किसी भी कॉन्ग्रुएंसी का प्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर, एस से कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि अगर तुमने दो ट्राइंगल इस तरीके से कट किए कि जिनकी दो साइड्स और एक एंगल जो कि इंक्लूडेड नहीं है वो इक्वल है, तो तुम देखोगे वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी उनके रिमेनिंग 3 पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। ये तो हो गया प्रैक्टिकल प्रूफ। ठीक है, इसको तो यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल प्रूफ भी होता है। अब थ्योरेटिकल प्रूफ की बात करें तो जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का प्रूव करेंगे, उसके लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एंगल्स, जैसे सपोज दो पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल होता है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें से किसी का भी प्रूफ करना हो तो हम क्या करते थे, उसके लिए किसी एक को ट्रू मान के चलते थे, है ना। तो वहाँ पर फिर तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम था कि अगर हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान के चलो इक्वल होता है। तो यानी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, इसको एक एक्सियोम ले लिया था, उसकी हेल्प से अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ये प्रूव किया था, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ये प्रूव किया था, प्रोवाइडेड टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अब उससे फिर मैंने ये भी समझाया था कि अब अगर कोई ये कहे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं तो इक्वल प्रूव करना चाहता हूं तो क्या करेगा, तो वो फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मान के चलेगा, यानी किसी एक को इक्वल मान के चल जो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तो हमने 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड थर्ड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर हमें इसमें से किसी का भी प्रूव करना है तो रिमेनिंग बाकी जो 2 बच रहे हैं किसी एक को ट्रू मान के चलना पड़ेगा, और हमारे सिलेबस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ये एज एन एक्सियोम ले लिया था, और उसकी हेल्प से बाकी 2 रिलेशंस प्रूव किए थे, और वो एज ए थ्योरम भी तुम्हारे सिलेबस में था। लेकिन मैंने कहा था कि ठीक है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए एक्सियोम ले लिया, लेकिन अगर ऑल्टरनेट एंगल का लेते तो उसकी हेल्प से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते थे, है ना। तो सेम चीज यहाँ है कि अगर मुझे कोई भी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो मुझे कोई एक क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रू मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि रिमेनिंग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी मतलब प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जिसको मैं एक्सियोम लेकर चल रहा हूँ उसको नहीं प्रूव कर सकते, अगर उसको प्रूव करना है तो रिमेनिंग किसी एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को ट्रू मान के चलना पड़ेगा। तो हमारे सिलेबस में है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम है, एक्सियोम यानी कि जिसको कि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे अभी जो प्रोवाइडेड प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, तो इसको हम एक्सियोम मानकर चल रहे हैं। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम है। SAS जानते हो, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इफ दे आर इक्वल फॉर 2 ट्रायंगल्स देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे सिलेबस में SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, तो इसकी हेल्प से हम बाकी सारे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है लेकिन वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई कहे कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी और दूसरे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी को ट्रू मान के चलेंगे। तो वही सेम चीज जैसे वहां एंगल्स के लिए हमने बात की थी। तो लेट्स से हम ASA कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, प्रूफ ऑफ ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यही है ना कि इफ
two angles and the included side of two triangles are equal, then the two triangles are congruent. ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ कि अगर मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, इधर मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, अभी हम कर रहे हैं प्रूफ ऑफ ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो मान लो दो ट्राइंगल हैं, देयर आर टू ट्राइंगल्स गिवन टू अस, मान लो वन इज ट्राइंगल ABC, अदर इज ट्राइंगल DEF। अब हमें ये अगर गिवन हो कि इनके दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है आपस में, तो हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी यूं समझ लो कि हमें ये प्रूव करना है कि इनके रिमेनिंग तीन पार्ट्स भी इक्वल। तो क्या क्या गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इक्वल टू EF। ये फिगर से हमें दिख रहा है, इसको मैं एक बार फिर से वापस लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो, और इसकी हेल्प के लिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम की हेल्प लूँगा। तो उसकी हेल्प लेने के लिए मुझे यूँ देखना पड़ेगा कि इसको किसी तरीके से SAS में कन्वर्ट करना है ना, SAS। तो एक साइड ये हो गई, एक एंगल ये हो गया, तो ये साइड इसके ऊपर फोकस करेंगे AB और DE के लिए, ठीक है। तो हम किस पर फोकस करेंगे, AB और DE। देखो भाई, देखो ऐसा है कि अगर AB और DE हम किसी तरीके से प्रूव कर देते हैं कि वो तो इक्वल है, तो AB और DE अगर हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो SAS, यहाँ से ये SAS, तो यहाँ पे फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, है ना। तो उसकी हेल्प से हम कहेंगे कि यानी रिमेनिंग, मतलब ये SAS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, यानी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी एक तरीके से दिया हुआ तो था हमें ASA और हमने इसको SAS में कन्वर्ट कर दिया, और SAS कॉन्ग्रुएंसी तो एक्सियोम है, ठीक है। तो इसको कैसे SAS में कन्वर्ट करेंगे उसका हम देखेंगे। तो अब देखो तीन ही केस हो सकते हैं भाई, यहाँ तो AB और DE इक्वल होंगे जो कि वाकई में है, लेकिन ये तो हमें प्रूव करना है, तो हमें बिगनिंग में तो नहीं मालूम ना कि वाकई में AB, और हमें कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम उसको चलो ठीक है प्रूव करनी है, यानी हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ AB और DE यहाँ इक्वल है, लेकिन प्रूव करने के लिए तो AB इक्वल टू D डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो जितने भी पॉसिबल केसेस है हम वो लेंगे। तो केस 1, इफ AB इज लेस देन D। अब तुम कहोगे AB लेस देन D कैसे हो सकता है, तो कॉन्ग्रुएंट, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है ना। तो प्रूव F की बजाय लिख लेता हूं मैं लेट, है ना। यानी हम इसको कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हमें मालूम है ये चीज सही है कि AB और D इक्वल है, लेकिन हम इसका उल्टा ट्रू मान के चल रहे हैं, और उल्टा ट्रू मान के चल रहे हैं, और एंड में शो कर रहे हैं कि एंड में शो कर देंगे कि यानी कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट गलत आ रहा है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, जो सपोज किया था, है ना, वो ठीक नहीं है। चलो, तो लेट AB लेस देन D। तो अगर AB लेस देन DE है तो कोई तो पॉइंट होगा इस लाइन DE पर, सपोज कोई पॉइंट इधर मान लेता हूं पॉइंट G, सच दैट AB एंड GE आर इक्वल। भाई AB की लाइन DE से कम है, तो DE लाइन पर E से D की तरफ कोई एक पॉइंट G मार्क कर सकते हो, सच दैट AB एंड EC आर इक्वल। लेट AB इज लेस देन DE, तो मार्क अ पॉइंट, ये वैसे ही जैसे पहले भी हमने इस तरह से प्रूव किए हैं कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी थी, तो मार्क अ पॉइंट G ऑन DE such that AB equal to Z and join, और ज्वाइन कर दो किसको, G with F। अब जो कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर रहे हैं उसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर लेते हैं, और G को F से डिनोट कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन से, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF। अब इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, फॉर दीज टू ट्राइंगल्स AB इक्वल टू GE, ये तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये तो हमें गिवन ही है, यहाँ गिवन है ना, ये बिगनिंग में मैंने कहा, मैंने लिख नहीं रहा हूँ, ये फिगर से जो दिख रहा है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E ये हो गया गिवन, ठीक है। अब इसके अलावा BC इक्वल टू EF, ये भी गिवन ही है हमें, तो देयरफॉर बाय कौन सी कॉन्वेंसी हो गई ये यहाँ पर ASA, क्योंकि AB इक्वल टू ये एक तरीके से GE हो गया, एंगल B और E इक्वल गिवन थे, BC और EF गिवन है,
तो बाय देखो बाय एस कॉन्वेंसी एक्सियोम, क्योंकि ये तो एक एक्सियोम, तो देखो बाय एस कॉन्वेंसी एक्सियोम ट्राइंगल कौन सा ABC किसके कॉन्वेंट हो गया, किसके GEF के। तो अगर ABC कॉन्वेंट टू GEF है तो इंप्लाइज दैट एंगल ACB या सिंपली जिसको एंगल C बोल सकते हो, एंगल ACB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा GFE। इसका रीजन क्या हो जाएगा CPCT। पर हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है ये जो एंगल, ये गिवन ही है ना एंगल C और यानी, बट गिवन क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये हमें गिवन था, है ना। तो ACB इक्वल टू GFE, ये तो इससे आया रिजल्ट जब ये दो ट्राइंगल कॉन्वेंट हुए, लेकिन ACB इक्वल टू DFE ये तो हमें गिवन था। तो इंप्लाइज दैट एंगल GFE इज इक्वल टू DFE। अब तुम फिगर में आओ वापस, GFE और DFE इक्वल हो सकते हैं क्या, तभी हो सकते हैं ना जब G and D आर द सेम पॉइंट। अरे भाई देखो ये रे है, दो एंगल आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं ना, यानी जब या तो उनकी दोनों ही आर्म्स, अब जैसे इन दोनों एंगल्स में देखें GFE और DFE, ठीक है, तो या तो दोनों ही आर्म्स में मतलब दोनों ही आर्म्स अलग लो दोनों ट्राइंगल की, जैसे दोनों एंगल्स की, सपोज मैंने एक एंगल ये बनाया एक एंगल ये बनाया, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। पर अगर मान लो उनकी एक आर्म कॉमन है, जैसे यहाँ इनकी एक आर्म कॉमन है, कौन सी FE, तो अगर एक आर्म कॉमन है तो फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल होने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो दो अनकॉमन, जो बाकी इनकी बची हुई एक जो अनकॉमन आर्म है वो ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म लाया करे, लेकिन यहाँ तो इनकी जो अनकॉमन आर्म है वो एक ही तरफ जा रही है, तो ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे। हालांकि इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना लिख देना कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन G and D कोइंसाइड। तो इंप्लाइज दैट GFE इक्वल टू DFE, दैट इज G and D कोइंसाइड। जब G और D एक ही पॉइंट होंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। हेंस यानी हम जो अजम्पशन मान के चल रहे थे वो गलत था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि AB लेस देन DE। तो दैट इज G and D कोइंसाइड, ठीक है, और वी कैन से GFE और यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब G और D तो कोइंसाइड हो गए ना, तो G की जगह ये D आ गया, तो और ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये तो था एक केस कि हमने अज्यूम किया AB लेस देन DE था। अगर AB इक्वल टू DE लेते तो कोई बात ही नहीं होती कि DE के इक्वल AB है ही, एंगल B और E इक्वल गिवन है ही, BC और EF इक्वल गिवन है ना, तो अब डायरेक्टली ऐसे लग जाती। अब तीसरा क्या बचता है, अगर हम AB को ग्रेटर देन DE मानते तो बस यही G पॉइंट यहाँ एक्सटेंड करके ले लेते और प्रूफ यही सेम होता, तो वो अपने आप तुम्हें करना है। और हालांकि इनके ट्राइंगल के कॉन्वेंसी प्रूफ मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जनरली पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, मतलब बहुत ही, हालांकि 0% चांस तो नहीं कहूँगा बट मिनिमम चांसेस हैं, पर फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये तो हुआ ASA कॉन्वेंसी का प्रूफ। ऐसे बाकी बचे हुए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेंसी उनको भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो अब AAS हो तो AAS के लिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। मान लो ये दो एंगल दे दें, AAS हो तो कहना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरे एंगल भी इनके इक्वल होंगे, तो वो AAS ASA में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार बता देता हूं। अब मान लो कि तुम्हें AAS कॉन्वेंसी प्रूव करनी है, AAS, तो तुम क्या करोगे, AAS यानी कोई दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड, ठीक है, यहीं पे चलो इसी फिगर में देख लेते हैं। मान लो अब ऐसे दो ट्राइंगल तुम्हें दिए हुए हैं जिनके दो एंगल और ये एक साइड इक्वल है। अब इसका प्रूफ करना है कॉन्वेंसी का प्रूफ, तो तुम क्या करोगे, ये AAS हो रहा है तो तुम कहना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस these remaining two angles will also be equal, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये इस तरीके से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये AAS किस पे कन्वर्ट हो गया, ASA में। तो ये तो बस कहना कि मतलब इस तरीके से लिखेंगे, अगर AAS का प्रूफ आ जाएगा कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल C इक्वल टू एंगल F,
तो इन द टू ट्राइंगल्स एंगल बी इक्वल टू ई, ये तो गिवन था, सी इक्वल टू एफ ये प्रूव कर दिया, एंड बी सी इक्वल टू ई अब गिवन है, तो ए एस ए हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए एस ए, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर क्वाड्रेंट। ओके, अब लेट्स से एस 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 की बात करते हैं, है ना। दो ट्राइंगल्स ऐसे हों जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हो, है ना, क्या हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, और फिर हमें ये प्रूव करना कि उन ट्राइंगल्स के रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हैं। अगर दो ट्राइंगल्स हों ए बी सी और डी ई एफ, और इसमें गिवन हो कि इनकी ये तीनों साइड्स यानी ए बी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू ई एफ है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अब प्रूव करोगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, प्रूव करना यानी कि ये शो करना कि रिमेनिंग तीनों एंगल्स भी इनके इक्वल होंगे। अब एक तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि तुम दो ट्राइंगल्स इस तरीके से कट कर दो विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड लेकर या पेपर लेकर, है ना, तो तुम देखोगे दो ट्राइंगल ऐसे तुमने बनाए जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, या उनके एंगल मेजर करोगे तो तुम देखोगे वो तीनों एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं। पर प्रैक्टिकल नहीं, हम थ्योरेटिकल प्रूफ की बात कर रहे हैं। अब थ्योरेटिकल प्रूफ के लिए वही हम किसका यूज करेंगे, एसएएस कॉन्वेंसी का। तो अब यहाँ एसएएस का यूज करने के लिए पिछले में तो हो गया था क्योंकि एंगल भी गिवन था, एक साइड भी दो एंगल और एक साइड गिवन थी, तो बस एक साइड में हमने ले लिया कि वो दो साइड्स आपस में इक्वल या अनइक्वल होंगी, तो केसेस लेकर हमने कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर तुम ये कह सकते हो दो एंगल हैं, दो साइड्स हैं, बीच वाला एंगल इक्वल या अनइक्वल लेकर कर सकते हो, उस तरीके से कर लें। लेकिन फिर वो हम देखेंगे उस तरफ ऐसे ट्राइंगल बन रहा होगा कि ऐसे ऐसे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे इतना इजीली, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है जो पिछला प्रूफ हमने किया था। हालांकि पिछला प्रूफ भी इतना इजी नहीं लगा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा कि ए बी इक्वल टू तो डी होता है, हमें मालूम है, फिर सर ने ये क्यों सपोज किया कि ए बी लेस देन डी। देखो हमें मालूम है वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मालूम है तो हम डायरेक्टली तो लिखेंगे नहीं कि ए बी इक्वल टू डी है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए मानकर चल रहे हैं कि ए बी लेस देन डी है, और बाद में ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है कि हमें मिल रहा है कि ए बी लेस देन डी नहीं है बल्कि वो तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका उल्टा हम प्रूव मान के चलते हैं, ठीक है। और ये आगे 10th में भी तुम और पढ़ोगे इसके बारे में। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हमारे पास कोई एंगल तो है ही नहीं, तो हमें एंगल अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना। तो सपोज BC इक्वल टू EF है, तो एक एंगल अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है। अगर वो तुम इस तरफ से मतलब क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ करोगे तो किस एंगल पर, जितना की एंगल है इस एंगल पर, सॉरी ये यहाँ, यानी क्या करना है हमें, जितना ये एंगल ABC है उसके बराबर यानी उतने ही एंगल पर एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे, किसके इक्वल, उसी एंगल पर, है ना, विद द लाइन EF एक लाइन ड्रॉ करोगे, और कितने लेंथ की होनी चाहिए वो लाइन होनी चाहिए इतना लेंथ जितना कि AB की है, ठीक है। और फिर D और से भी ज्वाइन कर दोगे, जितना भी यहां पे लेट्स से ये पॉइंट G आ गया। तो एक बार मैं समझा देता हूं क्या करना है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्ट एंगल FEG इक्वल टू एंगल ABC, है ना, मतलब E पर इतना एंगल बनाना है और फिर ये लाइन EG की लेंथ लेनी है। कंस्ट्रक्ट एंगल FEG इक्वल टू एंगल ABC एंड EG इज इक्वल टू लेंथ EG इज इक्वल टू AB, ठीक है। लेंथ EG इज इक्वल टू AB, यानी तुम्हें क्या करना है, FE इस E पॉइंट पर FE लाइन से उतने एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी लाइन AB की लेंथ है, एंड देन ज्वाइन, फिर उसका ज्वाइन कर दो D विद G एंड G विद F ऑल्सो। तो एक बार मैं समझा देता हूं क्या किया है हमने। दो ट्राइंगल लिए हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब ये प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी यूं प्रूव करना है एक तरीके से कि इनके रिमेनिंग तीनों एंगल्स भी इक्वल है, या यूं कह लो कि एसएएस में कन्वर्ट कर देना है कि भाई इन दो ट्राइंगल में एसएएस लग रही है,
ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि क्या करोगे, EF लाइंस से पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल ई, पॉइंट ई पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे किसके इक्वल, जितना एंगल ये ABC है, ये लाइन इतना, ये इस लेंथ पे, और इस आर्म की लेंथ उतनी लेनी है, इजी की लेंथ उतनी लेनी है जितनी AB की लेंथ है। ठीक है, तो अब तुम ये देखो, यानी ये इजी की लेंथ वही है जो कि AB की लेंथ है। ठीक है, अब तुम ये देखो, ये दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब अगर प्रूफ की बात करें, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, अब प्रूफ की बात करें अगर, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स पर फोकस करें तो एक चीज तो है BC इक्वल टू EF, इसका रीजन क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू EF का गिवन ही है ये तो हमें, है ना भाई, गिवन है, तीनों साइड्स इक्वल है, ध्यान रखना। किसका प्रूव कर रहे हैं, SSS कॉन्वेंसी प्रूव कर रहे हैं, SSS कॉन्वेंसी क्राइटेरिया। ओके, BC इक्वल टू EF, ये तो गिवन ही है। फिर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF, इसका रीजन कंस्ट्रक्शन है ना, शॉर्ट में C और S की लिख दिया है। फिर इसके अलावा AB लेंथ इज इक्वल टू, AB लेंथ किसके इक्वल है, GE के, इसका भी रीजन है कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर बाय, कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये कॉन्वेंसी का, ये हो गया क्राइटेरिया कॉन्वेंसी, कौन सा हो गया अगर यहां पर तो तुम देखो SAS है ना, तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्वेंसी, क्योंकि यही है कि अभी तक हमें सब SAS कॉन्वेंसी ही मालूम है, क्लियर है ना। एक तरीके से अगर हमें इसको प्रूव करना है किसी भी कॉन्वेंसी क्राइटेरिया को, तो यूं मान के चलना है कि सिर्फ SAS कॉन्वेंसी ही मालूम है, यानी उसी में कन्वर्ट करना है। तो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF हो गया, लेकिन ABC को तो हमें DEF के, मतलब ABC और DEF में किसी तरीके से SAS लानी है, ये तो GEF है। अब आगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अब इसका ये जो एंगल बचा हुआ एंगल है, यानी कि अगर हम ये देखें, चलो वो तो ठीक है, बचे हुए इनके पार्ट्स कौन से हो जाएंगे वैसे, GF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट GF इक्वल टू AC है ना, इंप्लाइज दैट GF इक्वल टू AC, और ये जो एंगल है EGF ये इक्वल टू BAC, तो वो लिख देता हूं, तो इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू GF CPCT, एंड ऐसे ही ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल BAC, ये किसके इक्वल हो जाएगा था, EGF, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EGF, इसका भी रीजन हो जाएगा CPCT। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और बाकी तो देखो, मैं फिर से बताऊं, थोड़ा कॉन्वेंसी क्राइटेरिया थोड़ा प्रूव करना है, थोड़ी दिक्कत तो रहती है इनमें, है ना, तो 2-3 बार देखना पड़ेगा लेक्चर तुम्हें, तभी समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो उसको लाइव सेशन होगा हमारा, तो पूछ लेना या ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना। ओके, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EGF ये हो ही गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, इन ट्राइंगल DEG, इन ट्राइंगल DEG, अगर इस ट्राइंगल DEG की बात करें तो DE इक्वल टू EG हो गया, क्यों हो गया, इसका रीजन ये है, सिंस AB इक्वल टू DE गिवन है एंड AB इक्वल टू EG, ये हमने AB इक्वल टू EG या GE जो भी लिखना चाहो, ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है, तो DE और EG दोनों ही किसके इक्वल हैं, AB के। इन ट्राइंगल DEG DE इक्वल टू EG हो गया, देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी है ना कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देम, तो यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनको तो 1 और 2 मार्क कर दो लेट्स से, तो लिख देना देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। सिमिलर तरीके से ये 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि इन ट्राइंगल DFG आओगे तो AC इक्वल टू DF गिवन था और AC इक्वल टू GF, ये हमने प्रूव कर दिया, तो DF और GF इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए सिमिलरली लिख दो, क्योंकि वही सेम चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। अब 1 प्लस 3 देखो तो ये हो रहा है एंगल EDF, तो इंप्लाइज दैट एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल EGF, और इसका रीजन कह सकते हो फ्रॉम फिगर। तो EDF और EGF इक्वल हो गए, बट हम प्रूव कर चुके हैं EGF इज इक्वल टू BAC, तो बट एंगल ABC इक्वल टू एंगल EGF ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना? इसका रीजन लिख दो प्रूव्ड। तो देयरफॉर ABC इक्वल टू EGF हम प्रूव कर चुके हैं, ABC नहीं सॉरी BAC, ABC नहीं BAC, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और EDF और EGF ये फ्रॉम अब ये भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है? तो इंप्लाइज दैट एंगल EDF यानी ये पूरा एंगल EDF इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल BAC। तो ये EDF और BAC ये पूरे दो एंगल इक्वल हो गए, और ये दो साइड्स तो इनके पास जो साइड्स हैं जिनमें ये इंक्लूडेड एंगल वो तो इक्वल गिवन नहीं है ही, तो ये दो ट्राइंगल भी किसमें कन्वर्ट हो गए? ऐसे ऐसे। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल इस तरफ थोड़ी जगह कम है, इसमें यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये सब समझ में आ गया होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इक्वल टू DE, इसका रीजन हो गया गिवन, ठीक है? एंगल BAC इक्वल टू EDF ये हमने प्रूव कर दिया, इसका रीजन हो जाएगा प्रूव्ड। और तीसरा AC इक्वल टू DF, इसका रीजन भी गिवन। तो हैंस बाय SAS congruency these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो इतना ये डिटेल्ड, इतना लेंथी प्रूफ था इसका, ठीक है? और अब इस पे यानी कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प नहीं की, कंस्ट्रक्शन से हो गया, ठीक है? और अब यही है कि मैं फिर से वही चीज सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्वेंसी क्राइटेरिया प्रूफ नहीं पूछे जाता, तुम तो ध्यान रखो कौन से कॉन्वेंसी क्राइटेरिया होते हैं। सिमिलरली बचा हुआ तो बस अब एक है RHS, उसका प्रूफ खुद अपने ओन पर कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे ट्राइंगल चैप्टर में एक चीज रह गई थी जो कवर नहीं हुई थी एंड में, क्योंकि हालांकि इसके भले ही चांसेस बहुत कम है, मिनिमल है, बट 0% तो नहीं कह सकते, हो सकता है पूछ ही लें स्कूल एग्जाम में तुम्हारे, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है? हाँ, इसको प्रायोरिटी लिस्ट में, यानी जब हम एग्जाम से पहले रिवीजन वगैरह करते हैं तो इसको तुम लास्ट में रख सकते हो, तुम्हें तो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और जो थ्योरम्स बाकी हैं वो। तो इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और ये मैं फिर से वही सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि ये कॉन्वेंसी क्राइटेरिया के जो प्रूफ हमने देखे इतने इजी नहीं थे, तो स्लाइटली डिफिकल्ट हैं, तो कम से कम 2-2, 3-3 बार लेक्चर्स को देखो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो लाइव सेशन है ही तुम्हारा कल, है ना, उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, तो आगे अब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये भी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री एंगल्स होता है, चारों 360 डिग्री एंगल सम होता है ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और उससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हें ये बताया था कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल, तो बस क्वाड्रिलेटर तो क्या होता है, क्लोज फिगर, कैसे भी 4 साइड्स ड्रॉ कर दी, 4 स्ट्रेट लाइंस, ताकि वो आपस में क्लोज फिगर बना देते, वो क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन अब अगर उन लाइंस को ड्रॉ करते वक्त, उन स्ट्रेट लाइंस को या उन साइड्स को ड्रॉ करते वक्त
हम इस बात का ध्यान रखें कि वन पे अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो ट्रेपीजियम कहलाता है, वो उसको स्पेशल नाम देते हैं ट्रेपीजियम। ऐसे ही बोथ पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को, तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कह सकते हो। तो अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम को इस तरीके से पैरेलल लाइंस का ही सिंबल होता है, बना दिया जी, वैसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम वो फिगर होती है व्हेन बोथ पेयर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। या यूं कह सकते हो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियसली बात है क्वाड्रिलेटरल होता ही है। A parallelogram is a quadrilateral whose both pair opposite sides are parallel. Whose both pair of opposite sides are parallel. ट्रेपीजियम में तो हमने देखा था वन पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी अगर हम इसके फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बोथ पे अपोजिट साइड्स में कुछ इस तरीके से फिगर रहेगी पैरेललोग्राम की, ठीक है। बोथ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और नेमिंग तो मैंने समझाया था कैसे करनी है तुम्हें, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो बोथ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। तो इन अ पैरेललोग्राम क्या होगा? बोथ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, ठीक है। अब ये भी बता दिया था वैसे लास्ट क्लास में, और मैंने ये भी बोला था कि अब इसकी पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज, ये तो हो गई पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी दैट बोथ पे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसकी हेल्प से और भी पैरेललोग्राम की कई सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको कि हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, और जो एज अ थ्योरम भी तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, या पहली थ्योरम ये है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। थ्योरम एज अ थ्योरम है, यानी इसको तुम्हें प्रूव भी करना आना चाहिए। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. अब इसका प्रूफ भी तुम्हें बोला था कि ट्राई करके आना तुम लोग, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल तो जानते हो। तो अगर इसका प्रूफ करना है तो किसी एक डायगोनल को, लेट्स से इसके प्रूफ के लिए क्या करें, तो कंस्ट्रक्शन पहले, ये तो हमें प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन, ये ना ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। तो कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, लेट्स से AC, तो ज्वाइन AC। अब इन ट्रायंगल प्रूफ की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये दो एंगल्स भी इसी तरीके से इक्वल होंगे, और ये एक साइड तो कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स में। तो इसको लेट से एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर लो या डायरेक्टली लिख लो एंगल BAC इक्वल टू ACD, जैसा भी तुम्हें पसंद हो। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो एक चीज ये लिखोगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, और इसका रीजन हो जाएगा हमारे लिए ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DC। फिर ऐसे ही तुम लिख सकते हो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। इसका भी रीजन यही, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके अलावा AC इज इक्वल टू AC, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। तो देयरफॉर बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया? देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
ट्राइंगल ABC किसके कॉर्डिनेट होगा? अच्छा, एक तो इसमें कई जने जल्दबाजी कर देते हैं, ABC कॉर्डिनेट टू ADC लिख देते हैं। अच्छे से देखो, ABC कॉर्डिनेट टू ADC है कि CD है, काफी फर्क पड़ता है इस चीज का। देखो, अब ABC में A पे जो एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है? वहां पे C पे। तो यहाँ A फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ C फर्स्ट प्लेस से होगा। ऐसे ABC में जो C पे एंगल बन रहा है वो वहां A पे बन रहा है, तो यहाँ C लास्ट में, तो यहाँ A लास्ट में आएगा, यानी CDA होगा, ABC कॉर्डिनेट टू CD। अब तो वही सेम चीज पहले ट्रायंगल कॉर्डिनेट से समझाया। कोई ये कहे कि ADC लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही है, बात वही नहीं है। अगर तुम ADC लिख देते हो तो एक तरीके से तुम ये कहना चाह रहे हो AB एंड AD बिकम इक्वल, क्योंकि फर्स्ट टू लेटर से बन गई साइड AB इस तरफ AD बन जाएगी। AB और AD इक्वल है कहना? हाँ, AB और CD अब हम जरूर कह सकते हैं इक्वल है, वो यहाँ पे इक्वल होती भी है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब फर्स्ट तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टी की बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी कौन सी? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। इसके अलावा एक पैरेललोग्राम की तीन और प्रॉपर्टीज है, यानी तीन और थ्योरम है, ठीक है, जो कि यहीं से कह सकते हो। जैसे अब तुम अगली जो प्रॉपर्टी है या जो थ्योरम है, बोथ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती है, तो वो तुम यहां से डायरेक्टली, यानी उसके प्रूफ के लिए भी क्या करोगे? यही सेम चीज लिखोगे और यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। चलो एक बार मैं समझा देता हूं, है ना। तो ये तो हमने बात की पैरेललोग्राम के लिए कि अब अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये मैं लिखना चाहूं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इसको अच्छे से तुम्हें फिर ध्यान भी रखना है, याद कर लेनी है, ठीक है, इन प्रॉपर्टी। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और वो क्या है? बोथ पेयर ऑफ opposite sides, both pair opposite sides are parallel। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो अब यहां पे देख सकते हो both pair opposite sides are parallel। फिर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया था, उससे हमने शो किया था कि दोनों ट्रायंगल कॉर्डिनेट है। यहाँ अगर मैं BD ज्वाइन कर देता तो ये दो ट्रायंगल ऐसे कॉर्डिनेट आ जाते। तो यानी ये प्रॉपर्टी हो जाती है a diagonal of a parallelogram, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। अब और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब अगर ये भी ऐसे थ्योरम है, यानी इसका भी प्रूफ तुम्हें करना आना चाहिए। तो इसके प्रूफ के लिए भी तुम सेम चीज क्या करोगे? वही डायगोनल ज्वाइन करोगे। यही जो सेम अभी किया ना भी पिछली थ्योरम में, सेम एज इट इज यहां तक करना है। यानी कहां तक हमने प्रूव किया था? अभी पिछली थ्योरम की बात करें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD है ना, यानी सेम एज इट इज वही लिखना कि बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, और ये सब जितना भी मैंने प्रूफ फर्स्ट उस थ्योरम के लिए, इस वाले के लिए किया, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए जो थ्योरम हमने पढ़ी, तो वही सेम यहां तक, यानी वही करना है। और इसके बाद तुम्हें लिख लेना है implies that AB equal to CD। इसका रीजन क्या हो जाएगा? CPCT, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही BC लास्ट टू लेटर से, जैसे लास्ट टू लेटर से क्या बन रहा है? DA, BC equal to DA CPCT। तो यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो यही हो गई हमारे लिए फोर्थ प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट जो एंगल्स रहते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल B और D इक्वल है, ऐसे A और C इक्वल है। यानी अब उसका प्रूफ करना हो कि, यानी ये भी ऐसे थ्योरम है, प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी एक थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस में। तो उसके लिए तुम्हें क्या कर लेना है कि वही जैसे सेकंड प्रॉपर्टी का थ्योरम के लिए जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसको प्रूव करने के लिए, यानी वही सेम चीज ट्रायंगल ABC और CD कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लोगे। और उसके बाद क्या करोगे? ट्रायंगल ABC और CD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसके बाद लिखोगे, तो इंप्लाइज दैट एंगल ABC
इज इक्वल टू CDA। इसका रीजन क्या हो जाएगा? CPCD। तो ABC इक्वल टू CDA, यानी एंगल B और D इक्वल हो गए। ऐसे A और C तो वैसे ही कह सकते हो, ये मान लो एंगल 1 था, ये 2 1 और 1 2 और 2, तो 1 प्लस ये एंगल इसके इक्वल है, यानी दोनों का सम भी आपस से इक्वल होगा। तो उसके लिए तो ऐड करके हम वो डायरेक्टली लिख लेना कि सिंस BAC इज इक्वल टू DCA एंड इसी तरीके से DAC इक्वल टू जो मतलब इसके लिए ऐसे कर लेना, या सिमिलरली लिख लेना, बहुत है। सिमिलरली एंगल DAB इक्वल टू DCB, क्योंकि अगर हम BD डायगोनल ज्वाइन करते तो हम ये शो कर देते A और C इक्वल है, तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली नहीं लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो कि सिंस एंड यहां तो ये हो गया एंगल ABC इक्वल टू CDA, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल D। ऐसे ही फिर लिखना सिंस एंगल BAC is equal to DCA and angle DAC equal to BCA। अच्छा, इन दोनों का ही रीजन वही है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इन दोनों को ऐड करें तो इंप्लाइज दैट BAC plus DAC is equal to DCA plus BC, that is angle A equal to angle C। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गई प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, और वो ये सम ऑफ, एक तो एंगल्स आपस में या तो ऑपोजिट होंगे या एडजेसेंट हो सकते हैं ना, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वही पैरेललोग्राम के कोई भी दो एंगल्स आपस में लोगे, या तो वो दो एंगल्स आपस में ऑपोजिट होंगे जैसे A के ऑपोजिट C है, या फिर वो दो एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे जैसे A के एडजेसेंट B भी है और D भी है, चार ही तो एंगल होता है पैरेललोग्राम। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, या यूं कह सकते हो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऐसे कह सकते हो। वही मैंने लिख दिया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 degree, या adjacent angles of a parallelogram are supplementary, जैसे भी लैंग्वेज लिखना चाहो। अब ये ऐसे थ्योरम नहीं है तुम्हारे साथ, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी जो लाइंस एंड एंगल्स से हमने किया था कि भाई ये दोनों लाइंस है ना, AB और DC पैरेलल है, तो ये देख लो ये A और D कैसे हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल। जैसे इस केस में हम कह सकते हैं AB एंड CD होगी दो पैरेलल लाइंस, उनके लिए AD एक्ट करेगी एज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल A और D का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली B और C का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। सिमिलरली जब AD और BC एज पैरेलल लाइंस है तो उनके लिए AB और CD ट्रांसवर्सल एक्ट कर दिए, तो सेम चीज वही बोल सकते हैं। तो ये तो होगी 5 प्रॉपर्टी। एक और आखिरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, और वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी वो अपने मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब आज की क्लास तो यही कंप्लीट कर रहे हैं, ये ऐसे थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे। और तुम्हारा यही आज का होमवर्क है कि इन सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना है, पैरेललोग्राम की 6 की 6 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बिगनिंग में ये प्रॉपर्टीज पहले मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, तुम्हें ध्यान भी रहनी चाहिए। और ये कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका प्रूफ तुम्हें करके आना है, अपने ओन पर ट्राई करना है। यानी तुम ये समझ ही गए होगे कि यानी दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, ठीक है, और फिर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रूव करना होगा कि वो मिड पॉइंट है। तो उसके लिए तुम्हें देखना होगा कि कौन से दो तुम ट्राइंगल्स लो, और उनके लिए जो पिछली प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनका यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।